नमस्कार, मैं हूं अजय वत्स और आप देख रहे हैं लाख टके की बात, यानी कि दिन की सभी बड़ी खबरें। और इस वक्त जो खबर आ रही है पंचायत चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर है। यूपी में पंचायत चुनाव में आरक्षण पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने फिलहाल रोक लगा दी है। लखनऊ बेंच ने रिजर्वेशन को अंतिम रूप देने पर रोक लगाई है। 15 मार्च को अगली सुनवाई होगी, तब तक के लिए हाईकोर्ट ने यह रोक लगा दी है। हाईकोर्ट में एक दरअसल जनहित याचिका दी गई थी, पंचायत चुनाव में आरक्षण को चुनौती दी गई थी और इसी पर हाईकोर्ट ने अब सरकार से जवाब मांगा है। 15 मार्च तक जवाब मांगा है। 15 मार्च को अगली सुनवाई होगी, तब तक के लिए इसको अंतिम रूप देने पर रोक लगा दी गई है। और उत्तराखंड में नई कैबिनेट बैठक की घोषणा हो गई है। 7 पुराने मंत्रियों और 4 नए चेहरे शामिल किए गए हैं। दरअसल मंत्रिमंडल की घोषणा हुई है। आज शपथ ग्रहण समारोह हुआ। तीरथ सिंह रावत की कैबिनेट में जातिकरण समीकरणों का संतुलन देखने को मिला है। उत्तराखंड में नए मुख्यमंत्रियों की नई कैबिनेट का भी ऐलान हो गया है। तीरथ सिंह रावत कैबिनेट में कुल 11 मंत्री होंगे। तीरथ कैबिनेट में 8 कैबिनेट मंत्रियों ने शपथ ली है, जबकि 3 मंत्रियों ने राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के रूप में शपथ ली है। 4 वर्ष के अंदर विकास के कार्य हुए हैं, वो हम नीचे तक लेके जाएंगे, साथ में नया आयाम देंगे और मैं कह सकता हूं कि उसी आधार पर हम लोग 22 के चुनाव में जाएंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेष रूप से आभारी हूं कि जिन्होंने मुझ सेवक को पर विश्वास व्यक्त किया है और निश्चित रूप से एक बहुत बड़ी चुनौती हमारे सामने है। 2022 के चुनाव हमारे सामने है। निश्चित रूप से एक टीम भावना के साथ हम इस चुनाव में जाएंगे और जो हमारी सरकार की पिछले 4 साल की उपलब्धियां हैं और आने वाले वर्षों में जो हमारे काम है, वही हमें चुनाव में विजय स्लिप दिलाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। तीरथ कैबिनेट में सतपाल महाराज, बंशीधर भगत, हरक सिंह रावत, यशपाल आर्या, सुबोध उनियाल, गणेश जोशी, अरविंद पांडे, बिशन सिंह चुफाल ने कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ली। वहीं धन सिंह रावत, रेखा आर्या और स्वामी यतीश्वरानंद ने राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के रूप में शपथ ली है। तीरथ कैबिनेट में 7 पुराने मंत्री हैं, जबकि बंशीधर भगत, गणेश जोशी, बिशन सिंह चुफाल, स्वामी यतीश्वरानंद नए चेहरे शामिल किए गए। नई जिम्मेदारी मुझे दी गई है, पार्टी में सरकार में मंत्री बनाया गया है। मैं कोशिश करूंगा कि जो नेतृत्व ने मुझे जो उम्मीद जताई है उनमें खरा उतरूं और मेरी प्राथमिकता होगी कि कार्यकर्ता का सम्मान मैं बनाए रखूं और जनता के काम करूं। खास बात यह कि तीरथ सिंह कैबिनेट में जातिगत समीकरणों का भी ख्याल रखा गया है। कैबिनेट मंत्रियों में 5 राजपूत, 4 ब्राह्मण चेहरे तो 2 दलित और 1 ओबीसी चेहरा शामिल है, जिससे साफ होता है कि 2022 विधानसभा चुनावों के लिए पूरा संतुलन रखने की कोशिश की गई है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज क्वाड की पहली बैठक में वर्चुअली शामिल हुए। बैठक में पीएम मोदी ने कहा कि हमारा एजेंडा कोरोना वैक्सीन, जलवायु परिवर्तन और उभरती टेक्नोलॉजी को कवर करता है। इसके साथ ही पीएम मोदी ने कहा कि हम अपने साझा मूल्यों को आगे बढ़ाने और एक सुरक्षित, स्थिर और हिंद प्रशांत क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए पहले से कहीं ज्यादा और करीब से काम करेंगे। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, ऑस्ट्रेलियाई पीएम स्कॉट मैरिसन और जापान के प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा शामिल हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज खादी भंडार से एक अंग वस्त्र और डायरी खरीदी। शाह ने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि मैं देशवासियों से भी अपील करता हूं कि आप भी मोदी जी की तरह इस अपील में सहभागी बने और अपने आसपास से खरीदें, स्वदेशी वस्तु को खरीदें, वोकल फॉर लोकल के साथ इसे साझा करें। और यूपी में ओलावृष्टि से नुकसान का सीएम योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान लिया है। सीएम ने राहत आयुक्त फसल नुकसान की रिपोर्ट मांगी है। साथ ही जनहानि पर तत्काल मुआवजे के आदेश भी दिए हैं। इसके साथ ही घायलों को तत्काल इलाज कराने के आदेश दिए गए। मुरादाबाद में एसपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान हुए हंगामे को लेकर मामला तूल पकड़ता दिख रहा है। पत्रकारों के साथ मारपीट के मामले पर प्रदेश के कानून मंत्री ब्रजेश पाठक का सख्त बयान सामने आया है। ब्रजेश पाठक ने कहा है कि पत्रकारों के खिलाफ हमले को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि योगी सरकार पत्रकारों की अस्मिता की रक्षा करेगी। कानून मंत्री ने मुरादाबाद में पत्रकारों के साथ भी बदसलूकी को शर्मसार करने वाली घटना कहा है।
जो घटना घटी मुरादाबाद में, पूरे प्रदेश को देश के अंदर शर्मसार करने का काम अखिलेश यादव जी और उनकी पार्टी ने किया। इस घटना को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम अपने पत्रकार मित्रों के साथ खड़े होंगे। हमारी पूरी सरकार, आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, हमारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी पूरे पत्रकार मित्रों के साथ खड़ी है। हम किसी भी कीमत पर उनके अपमान को सहन नहीं करेंगे। और ये वही तस्वीर है जिसको लेकर प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहे थे मंत्री महोदय, जिसमें न्यूज़ 18 के पत्रकार के साथ कल बदसलूकी हुई थी, धक्का मुक्की हुई थी, चोटें आई थी और यहाँ पर खुद मौजूद थे अखिलेश यादव भी नजर आ रहा है आपको, समाजवादी कार्यकर्ताओं की ये बदसलूकी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद में देश की आबादी के 75वें साल के जश्न की शुरुआत की। इस मौके पर पीएम मोदी ने आजादी का अमृत महोत्सव पर वेबसाइट लॉन्च किया। इसके साथ ही अभय घाट पर बापू को नमन कर अमृत महोत्सव का शुभारंभ किया। कश्मीर से कन्याकुमारी तक सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। पीएम ने साबरमती आश्रम से 386 किलोमीटर लंबे दांडी मार्च को हरी झंडी दिखाई। अपने वर्चुअल संबोधन में कहा कि हमारे स्वाधीनता संग्राम में कितने आंदोलन हैं और जो देश के सामने उस रूप में नहीं आए जैसे आने चाहिए थे। ये एक एक संग्राम, संघर्ष और अपने आप में भारत की असत्य के खिलाफ सत्य की सशक्त घोषणाएं हैं। आजादी का अमृत महोत्सव यानी आजादी की ऊर्जा का अमृत। आजादी का अमृत महोत्सव यानी स्वाधीनता सेनानियों से प्रेरणाओं का अमृत। आजादी का अमृत महोत्सव यानी नए विचारों का अमृत, नए संकल्पों का अमृत। आजादी का अमृत महोत्सव यानी आत्मनिर्भरता का अमृत। और इसलिए ये महोत्सव राष्ट्र के जागरण का महोत्सव है। ये महोत्सव सुराज्य के सपने को पूरा करने का महोत्सव है। ये महोत्सव वैश्विक शांति का, विकास का महोत्सव है। और लखनऊ में आजादी महोत्सव में सीएम योगी शामिल हुए। उन्होंने कहा कि पूरे प्रदेश में पूरे साल कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। लखनऊ में आजादी अमृत महोत्सव के कार्यक्रम का आयोजन हुआ। काकोरी शहीद स्मारक में आयोजित हुए कार्यक्रम में सीएम योगी ने कहा कि प्रदेश में पूरे साल कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। किसी राष्ट्र का गौरव तभी जागृत रहता है जब वो अपने स्वाभिमान और बलिदान की परंपरा को अगली पीढ़ी को भी सिखाता है। हमारी सेना, अर्धसेना और पुलिस बल के जवान हैं, इन सब की स्मृति में भी बने हुए जितने भी स्मारक हैं, शहीद स्थल हैं, इन सब पर भी पूरे 75 सप्ताह तक चलने वाले कार्यक्रमों की श्रृंखला में कोई न कोई आयोजन उनके साथ होते हुए दिखाई देंगे। सीएम योगी ने बताया कि सरकार सभी 75 जिलों में अमृत महोत्सव और चौरी चौरा शताब्दी समारोह के जरिए शहीदों और स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को पूरे साल श्रद्धांजलि देने का कार्यक्रम बना रही है। कार्यक्रम के दौरान योगी ने काकोरी में शहीद स्थल पर फूल चढ़ाकर आजादी के शहीदों को श्रद्धांजलि दी। और देश भर में आजादी के 75वें साल में अमृत महोत्सव को उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साबरमती आश्रम से आजादी का अमृत महोत्सव इस कार्यक्रम की शुरुआत की। दिल्ली में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी आजादी के अमृत महोत्सव के एक कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान सीएम अरविंद केजरीवाल ने समाज के लिए बेहतर काम करने वाले लोगों को सम्मानित किया। महाराष्ट्र में कोरोना एक बार फिर डरा रहा है। यहां पिछले 24 घंटे में करीब 23,000 कोरोना के नए मरीज मिले हैं। हैरानी की बात यह है कि देश के जिन 10 शहरों में कोरोना की लहर बेकाबू हो उठी है, उनमें से 8 शहर अकेले महाराष्ट्र के हैं। फिर डराने लगा है कोरोना। 24 घंटे में करीब 23,000 मरीज। महाराष्ट्र में चिंताजनक हालात। 10 जिलों में बेकाबू हुआ वायरस।
जरा सी लापरवाही ने एक बार फिर देश में कोरोना को पांव पसारने का मौका दे दिया है। देश के कई शहरों से कोरोना के जो आंकड़े आ रहे हैं वो बेहद डराने वाले हैं, क्योंकि कोरोना एक बार फिर अपनी चेन बनाते दिखाई देने लगा है। सबसे पहले आपको उन 10 शहरों की तस्वीर दिखाते हैं जहां वायरस ने एक बार फिर सिस्टम के सामने चुनौतियां पेश कर दी हैं। पुणे, नागपुर, ठाणे, मुंबई, अमरावती, जलगांव, नासिक, औरंगाबाद, ये देश के नक्शे की वो तस्वीर है जहां वायरस की नई लहर मुसीबत का सबब बन गई है। We are very worried about Maharashtra. Across several districts of Maharashtra, you saw their names, and as we came in, we learned that there is a strict lockdown being imposed in Nagpur in particular. So we are reaching a situation where those approaches are being brought back. और वाराणसी से बड़ी खबर आ रही है। रोडवेज पर लावारिस बैग मिला है। प्रशासन ने रोडवेज परिसर को खाली करवा लिया है। चेकिंग के दौरान ये लावारिस बैग मिला है। कल राष्ट्रपति के दौरे को लेकर चेकिंग की जा रही थी। बम डिस्पोजल दस्ता मौके पर पहुंच रहा है। थाना सिगरा के रोडवेज बस स्टैंड की घटना, जहां पर लावारिस बैग से हड़कंप। कल राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की वाराणसी यात्रा हो रही है। आरती में हिस्सा लेने वाले हैं राष्ट्रपति। इससे पहले ये लावारिस बैग का मिलना अपने आप में सवाल बड़े खड़े करता है। इस वक्त वहां पूरे इलाके को खाली कर लिया है और अब बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड को बुलाया गया है। तो रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति कल यूपी के दौरे पर आ रहे हैं। 13 से 15 मार्च तक वाराणसी के साथ साथ मिर्जापुर और सोनभद्र में अलग अलग कार्यक्रमों में शामिल होंगे। 13 मार्च को राष्ट्रपति वाराणसी में रहेंगे, यहां गंगा आरती में शामिल होंगे। इसके बाद राष्ट्रपति यहां से 14 मार्च को मिर्जापुर जाएंगे, जहां मां विंध्यवासिनी के दर्शन पूजन करेंगे और इसके साथ ही सोनभद्र में भी राष्ट्रपति का कार्यक्रम होगा। सिया वक्फ बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष वसीम रिजवी एक बार फिर चर्चा में हैं। इस बार उन्होंने कुरान के 26 आयतों को हटाने की मांग की है। वसीम रिजवी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर इन आयतों को हटाने की अपील की है। कुरान की कुछ आयतें हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की गई। यूपी शिया बोर्ड के पूर्व चेयरमैन वसीम रिजवी ने याचिका दाखिल कर कुरान पाक में 26 आयतों को किताब में बाद में जोड़ने वाली आयत बताया और सुप्रीम कोर्ट से इस आयतों को हटाने की मांग की। याचिका में रिजवी ने कहा कि इन 26 आयतों से देश की एकता, अखंडता और भाईचारे को खतरा है। कुरान की आयतों के खिलाफ याचिका दाखिल होने पर मुस्लिम धर्मगुरुओं ने वसीम रिजवी से नाराजगी जताई है। जो आज सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की गई है शिया वक्फ बोर्ड के साबिक चेयरमैन वसीम रिजवी की तरफ से, उसकी भरपूर तरीके से हम मदम्मत करते हैं। सिर्फ हम ही नहीं बल्कि ऑल इंडिया शिया फसला बोर्ड भरपूर तरीके से मदम्मत करता है। जो ये कहा गया कि कुरान पाक की 26 आयतें गलत हैं और वो 26 आयतें कुरान पाक से निकालने की बात की जा रही है। वसीम रिजवी जैसे लोग अपना दिमागी तवाज़ुन खो चुके हैं। वो वक्तन फ़वक्तन इस तरीके की कंट्रोवर्शियल गुफ्तगू करते रहते हैं और यही वजह है कि वो बेवजह और बेमतलब इस तरीके के बयानात देते रहे हैं। तो जारी है खबरों का सिलसिला। लौटते हैं कुछ ही पलों में दिन की और बड़ी खबरों के साथ। और बुलंदशहर में बीच सड़क पर मारपीट, हंगामे और फायरिंग का मामला सामने आया है। वायरल वीडियो में कुछ लोग युवकों से मारपीट कर रहे हैं। इस दौरान फायरिंग भी की जा रही है। अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आरोपी और पीड़ित दोनों ही दनकौर के रहने वाले बताए जा रहे हैं। पुलिस ने इस मामले में 3 नामजद समेत कई लोगों पर केस दर्ज किया है। बड़ी खबर लखनऊ से, जहां पर 2 बांग्लादेशी गिरफ्तार किए गए हैं। बाप बेटे को एटीएस ने गिरफ्तार किया है। भारतीय पैन और आधार कार्ड बरामद किए गए हैं इनके पास से। बांग्लादेशी नेशनल कार्ड और सिम भी मिले हैं। और कुछ ही पलों में जारी है यहां खबरों का सिलसिला।